हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? आज हम एक और क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड का रिवीजन कर रहे हैं, जो क्या है बच्चों के लिए नाइटमेयर होता है। एज 15, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। कौन सा बेनिफिट? एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ठीक है, बेनिफिट्स के साथ एस है, एम्प्लॉय के साथ एस नहीं है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ठीक है, अब एम्प्लॉय बेनिफिट्स का स्टैंडर्ड है, तो इसमें सीधी सी बात है, सैलरी की अकाउंटिंग कैसे होगी। और पिज क्या कहते हैं इसमें, शेड्यूल 3 देखा क्या आपने? शेड्यूल 3 का पीएनएल का फॉर्मेट है, उसके अंदर सेपरेट हेडिंग है, एम्प्लॉय बेनिफिट अलग से आने चाहिए। तो इसके अंदर जो खर्चे हम सीखेंगे वो कहां पर आएंगे? जैसे शेड्यूल 3 में ना, अमोर्टाइजेशन, डेब्ट, फाइनेंस कॉस्ट, तो एम्प्लॉय बेनिफिट उसमें सेपरेट पॉइंट है। ठीक है, उसके अंदर आना चाहिए। अब अकाउंटिंग जानने से पहले ये देख लो कि एम्प्लॉय बेनिफिट किस किस वजह से दिए जाते हैं। फॉर्मल एग्रीमेंट भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, और कंस्ट्रक्टिव भी। फॉर्मल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? मैंने कहा मोटू तू मेरी जॉब करेगा, मैं तेरे को क्या दूंगा? 10 लाख रुपए की सैलरी दूंगा। तो मेरा और इसकी बात होगी, फॉर्मल मतलब बात होगी। आजा एग्रीमेंट करें, हाथ दे, हाथ दे, दे तो हाथ। एग्रीमेंट करता हूं तो अरे हाथ दे मोटू, हाथ दे। ये देखो, ये हमारा क्या हो गया? ऐसे ऐसे करते हैं एग्रीमेंट, तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मल एग्रीमेंट। लीगल क्या हो गया? इस मोटू को मैंने क्या बोला? ये मैं कुछ नहीं दूंगा, लेकिन मेरे को सरकार ने बोला कि इसका 12% पीएफ का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। या कोयले की खान में काम करता है, तो इसके क्या है, अगर कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे ही, ब्रीथिंग मतलब सांस लेने की प्रॉब्लम होगी तो मुझे ही सही करनी पड़ेगी। तो वो क्या होती है? लीगल। चाहे वो फॉर्मल एग्रीमेंट से हो, चाहे लीगल हो, कंस्ट्रक्टिव हो। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? ना फॉर्मल एग्रीमेंट है ना लीगल है, लेकिन हम पिछले 10 सालों से पास्ट प्रैक्टिस से क्या करते आ रहे हैं, हर दिवाली पर बोनस देते आ रहे हैं। तो इस बार हमने बोनस नहीं दिया तो क्या होगा? मेरा और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्या होगा? खराब होगा। खराब होगा तो फिर वो क्या होगा? छोड़ सकता है। तो मेरे पास अगर कोई ऑल्टरनेट ना हो, भले ही एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन मैं मना करूं तो क्या होगा? वो छोड़ेगा, मेरा बिजनेस हिट होगा। तो मेरे पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेट नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन क्या है? प्रैक्टिसेस की वजह से, पास्ट प्रैक्टिस मतलब पास्ट में ऐसा करते आ रहे हैं, उस वजह से हम देते आ रहे हैं। तो क्या होगा? उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब चाहे फॉर्मल एग्री वजह से हो, चाहे लीगल हो, चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, हमें उसकी सबकी अकाउंटिंग इसी एस में देखनी है। पक्का। एम्प्लॉय कैजुअल हो सकता है, फुल टाइम हो सकता है, पार्ट टाइम हो सकता है। कैजुअल का मतलब जैसे वुलन के टाइम में रखते हैं, बाकी टाइम नहीं रखते। पार्ट टाइम का मतलब रखते रेगुलर है, लेकिन सुबह शाम में से मतलब आधे दिन आते हैं, आधे दिन नहीं आता। फुल टाइम आप समझते हो। डायरेक्टर्स के एमपी को हम क्या नहीं मानते? टैक्स में एम्प्लॉय नहीं मानते, शेड्यूल 3 में भी नहीं मानते, लेकिन इस स्टैंडर्ड के लिए क्या मानना है हमने? एम्प्लॉय मानना है। ठीक है, अब बेनिफिट आप एम्प्लॉय को दो, उसके डिपेंडेंट्स को दो, थर्ड पार्टी को दो। डिपेंडेंट्स का मतलब जैसे एम्प्लॉय मर गया, उसके वाइफ को क्या देने लगे हम? कोई मंथली पेंशन देने लगे, तो वो भी चलेगा। डिपेंडेंट्स को दे दिया, एम्प्लॉय को खुद को तो देते ही हैं। थर्ड पार्टी को मतलब उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया, तो वो सब किस में आएंगे? इसी के अंदर आएंगे। कैश में दो, काइंड में दो, घर दिया है, गाड़ी दी है, सब किसके अंदर आएंगे? इसके अंदर। कैश, काइंड सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब अकाउंटिंग के लिए ये क्या बोलता है, मैं 4 पार्ट में बांट रहा हूँ। किसको? एम्प्लॉयज बेनिफिट को। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, टर्मिनेशन। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स का मतलब क्या है? जो 12 महीनों के अंदर अंदर सेटल हो जाएंगे, अकाउंटिंग ईयर के एंड से 12 महीनों के अंदर अंदर सेटल होंगे। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? जो 12 महीनों के बाद सेटल होंगे। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? जो रिटायरमेंट के बाद देंगे। इनको प्यार से क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी बोलते हैं। जैसे ग्रेचुटी कब मिलती है? रिटायरमेंट के बाद। पेंशन कब मिलती है? रिटायरमेंट के बाद। टर्मिनेशन क्या है? आपकी नॉर्मल डेट तो नहीं आई थी रिटायरमेंट की, लेकिन हम और आप क्या हो रहे हैं? अलग। तो इस वजह से दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेशन बेनिफिट्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? आर पेबल विद इन 12 मंथ्स। कब से 12 मंथ्स? जब उसने सर्विस दी वहां से नहीं, आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड इन विच सर्विस इज रेंडर्ड। आपने मुझे सर्विस यहाँ दी, इसका पीरियड एंड ये हो रहा है 31 मार्च, तो यहाँ से 12 महीने देख ले। ठीक है, उसके बाद में लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होगा अदर देन शॉर्ट टर्म और रिटायरमेंट? रिटायरमेंट भी लॉन्ग टर्म है, बट वो क्या आएगा अलग से, जब आपकी जॉब एंड होगी। तो पहले अब शॉर्ट टर्म की अकाउंटिंग देखते हैं। शॉर्ट टर्म की अकाउंटिंग में बच्चों 3 ही बातें हैं। एक तो सैलरी वगैरह, दूसरा क्या है? बोनस प्लान, और तीसरा क्या है? छुट्टियों की अकाउंटिंग। सैलरी वगैरह में क्या लिखता है? जो आपने सैलरी तय करी है वो क्या डाल दो? एक्सपेंस इस साल का। और जितना पैसा दे दिया वो क्या कर दो? कैश। बाकी ऊपर नीचे रह गया तो वो आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है। ज्यादा दे दिया तो प्रीपेड, और कम रह गया तो आउटस्टैंडिंग। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन और डाल कर नालायक, सैलरी कितने की थी? 2 करोड़ की। एक्चुअली कितनी दी है? 1.9 CR। तो बताओ कितनी लाइबिलिटी में आएगी? 10। इतना आसान आ जाए तो आप सीधे फाइनल में ही हो जाओ। बोनस। अब बोनस के लिए और लीव्स के लिए, इन दो के लिए क्या है? अकाउंटिंग। तो बोनस के लिए क्या है?
एक्सपेक्टेड अमाउंट का प्रोविजन बनाना है। देखो बोनस किसका जनरली किस पर बेस्ड होता है, प्रॉफिट पर। तो 31 मार्च को प्रॉफिट ही नहीं निकलता, क्योंकि क्या होता है बाद में ऑडिट स्टार्ट होती है, तो उसके बाद क्या है, ऑडिटर कम ज्यादा कोई एक्सपेंस कम करा दिया, ज्यादा करा दिया, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। लेकिन एक्सपेंस किस साल का है, इसी साल का है, तो इस साल में डालना है। और फाइनली प्रॉफिट कहाँ होगा, ऑडिट के बाद यहाँ पर, और उसके बाद हम ये बोनस देंगे। हमने बोल रखा है एम्प्लॉइज को 2% ऑफ प्रॉफिट देंगे, चाहे फॉर्मल एग्रीमेंट है चाहे पास्ट प्रैक्टिस से चला आ रहा है। तो मुझे यहाँ उसका क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन। लेकिन अब जब तक ये फाइनल होंगे तब तक कुछ एम्प्लॉई छोड़कर भाग जाएंगे, तो एक्चुअली 2% नहीं लगता, कितना लगता है, कुछ कम। तो इसलिए हम क्या बनाएंगे, एक्सपेक्टेड अमाउंट का प्रोविजन। फटाफट से क्या देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल। वेयर a profit sharing plan requires to pay specified proportion of its net profit। proportion का मतलब परसेंटेज, ठीक है। इफ नो एम्प्लॉइज लीव ड्यूरिंग द ईयर, दूंगा कब, जो थ्रू आउट द ईयर रहे, छोड़ेंगे नहीं, कितना दूंगा, 3%। लेकिन टर्नओवर की वजह से कितना है, 2.5% ही लगता जा रहा है, तो मुझे कितने का एक्सपेंस बनाना होगा, तो एक्सपेंस टू प्रोविजन कितने का बना लूंगा, 2.5। अब आगे कम ज्यादा लगा तो क्या है, अब दोबारा से पिछले साल का एक्सपेंस चेंज नहीं होगा, पक्का। अब आता है मेन किसकी अकाउंटिंग, लीव्स की अकाउंटिंग। लीव्स कितने तरह की होती है, 2 तरह की, एक्यूमुलेटेड, नॉन एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग का मतलब छुट्टी के बदले में बेनिफिट नहीं, बेनिफिट मिलेगा। मैंने आपको होली दिवाली संडे मंडे, मंडे कहाँ से आ गया, होली दिवाली संडे तो क्या होगा, छुट्टियां मिलेगी मिलेगी। लेकिन इसके अलावा भी, अब इसकी तबीयत खराब होगी तो वो होली दिवाली देख के होगी क्या, बोलो, देख के होगी, नालायक, वो तो कभी भी हो सकती है। तो होली दिवाली संडे के अलावा भी इंप्लॉयर क्या देता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑफ देता है। इसका बच्चा भाग गया तो ये ढूंढने चला गया, तो आज छुट्टी लेनी पड़ेगी, इसके बच्चे की तबीयत खराब होगी, इसके गेस्ट आ गया, तो इंप्लॉयर कुछ ना कुछ क्या और देगा, ऑफ। तो जैसे गवर्नमेंट का रूल है कि 30 डेज की एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगी, अदर देन डिक्लेयर्ड हॉलीडे। संडे तो मिलना ही मिलना है, होली दिवाली मिलनी है, इसके अलावा भी तुम्हें इमरजेंसी काम आ गया या तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तो कैजुअल लीव, सिक लीव, ये मिला मिलू के कितनी मिलेगी तुम्हें, 30 डेज में। कितने दिन की मिलेगी, 30। अब आपने 30 में से कम ली, 28 ली, तो क्या होगा, 2 छुट्टियों का क्या करूंगा, कोई बेनिफिट दूंगा, तो क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटिंग। नॉन एक्यूमुलेटिंग का मतलब ले लेते, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं दूंगा, ले लेते छुट्टी, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्यूमुलेटिंग। तो एक्यूमुलेटिंग का मतलब छुट्टी के बदले में बेनिफिट मिलेगा, जो छुट्टियां आपने नहीं ली। और नॉन एक्यूमुलेटिंग का मतलब एंजॉय द डटी। अब सुनो, वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग। नॉन एक्यूमुलेटिंग का मतलब ले लेता भाई, मैं क्या करूं, इतना तू रवाना हो, कोई पैसे, ये कहता है कि 2 छुट्टियां नहीं ली साहब, 30 ले सकते थे, कितनी ली, 28। तो मैंने कहा क्या करूं, क्या करूं, तो ले लेता, तेरे सही चल रहा है मेरा सारा ऑर्गेनाइजेशन, ले लेता, बेनिफिट चाहिए। तो क्या होगा, इसको मैं 2 छुट्टियों का पैसा दूं, तो मैंने कोई कुछ भी इसको नहीं दिया, मैं कहा तब तो ये क्या है, नॉन एक्यूमुलेटिंग। ऐसा जनरली बड़े ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। एक्यूमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, बेनिफिट मिलेगा। अब वो 2 तरह से होता है, वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब छुट्टी के बदले में कैश लेना, वेस्टिंग का मतलब छुट्टी के बदले में क्या लेना, कैश। नॉन वेस्टिंग का मतलब छुट्टी के बदले में छुट्टी ले लेना, अगली बार छुट्टी के बदले में क्या लेना, छुट्टी। अब इसका आपको थोड़ा सा क्या बनाना होता है, प्रोविजन। सुनो बच्चों, आराम से सुनना। दोनों साल की सैलरी आपकी कितनी है, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। यहाँ आपको 30 छुट्टियां अलाउ थी, आपने कितनी छुट्टी ली, 28। यहाँ आपको 30 छुट्टियां अलाउ थी और आपने कितनी ले ली, 32। ये जो 2 कम यहाँ ली, वो नेक्स्ट ईयर में क्या ले ली, ज्यादा। अब मुझे ये बताओ, टू कैश तो भले ही मैं कितना डाल दूं, 10 लाख। टू कैश तो कितना डाल दूं, 10 लाख। लेकिन आप बताओ एक्सपेंस कितना डालूं, किस साल में ज्यादा डालूं, पहले साल में या ज्यादा साल में। ज्यादा साल क्या होता है, दूसरा साल होता है। पहले साल में ज्यादा डालूं एक्सपेंस या दूसरे साल में, पहले साल में उस बंदे ने ज्यादा काम किया है, दूसरे साल में उसने काम क्या किया है, कम। तो पैसा तो पहले साल में ज्यादा कमा के दिया है ना उसने, तो खर्चा पहले साल में ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि रिलेटेड रेवेन्यू भी पहले साल में क्या है, ज्यादा। उसने काम पहले साल में क्या किया है, ज्यादा। तो क्या होगा, खर्चा भी पहले साल का क्या आना चाहिए, ज्यादा। तो मैं एंट्री पता है क्या डालता हूँ, सैलरी टू कैश तो 10-10 लाख डली गई। अब ये एस क्या बोलता है, आप एक एंट्री और डाल दो, क्या डाल दो, सैलरी टू प्रोविजन। कितने का, 2 दिन की छुट्टियों का खर्चा, 2 दिन की छुट्टी का मतलब 2 दिन की छुट्टियों का पैसा। अब वो देख लो, मान लो 10 लाख कितने दिनों का है, 300 दिनों का है, ठीक है, क्योंकि सारे दिन काम थोड़ी करते हैं। तो 2 दिन की कॉस्ट का क्या बना दो, प्रोविजन। और अगले साल इस प्रोविजन को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो अगले साल का एक्सपेंस थोड़ा सा क्या आ जाएगा,
कम आ जाएगा, और इस साल का एक्सपेंस थोड़ा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पक्का? क्योंकि पहले साल उसने काम भी तो ज्यादा किया है ना, यहाँ 28 छुट्टियां ली है तो खर्चा भी ज्यादा आना चाहिए। यहाँ क्या है, पैसा भले ही 10 लाख दिया है लेकिन काम तो क्या किया है, कम। तो एक्सपेक्टेड लीव्स का क्या बना दो, प्रोविजन। अब होता क्या है, अगर उसके पास 5 एक्यूमुलेटेड लीव बच गई, कितनी बच गई, 5, तो अगले साल हो सकता है वो 4 ही ले। भाई यहाँ 30 की 25 नहीं ली उसने, कितनी ली, 25 ही ली, तो क्या होगा, 5 का बेनिफिट वो आगे लेगा। तो मैं यहां पर ही बनाऊंगा ना प्रोविजन, तो 5 का बोलो। तो हो सकता है कि वो 5 ना ले, तो आप एक्सपेक्टेड का क्या बनाओ, प्रोविजन। सर वो ले ही लेगा आगे। देखो 5 अगर उसने छुट्टियां नहीं ली, हमारा कैश देने का है, तब तो वो कैश ले ही लेगा। लेकिन छुट्टी का तो क्या है, हो सकता है वो ना ले। भाई इस बार नहीं ली उसने, कुछ लोग होते हैं पतली प्रताड़ित होते हैं, जैसे तुम्हारी मम्मी की शिकायत रहती होगी, पापा काम हो चाहे ना हो दुकान जाके तो बैठते हैं। बोलो ऑफिस जाके तो बैठते हैं, बताओ, कह रहे ऑफिस बोल, पापा को दुकान बोल। तो ठीक है जाते तो है ही ना। तो कुछ लोग ऑफिस में आएंगे ही आएंगे, वो अगले साल बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अब कुछ मान लो कि हम भी उसको दबाव डाला लेंगे, कल आना पड़ेगा, ये इस बार भी तो एक्स्ट्रा काम करवा ही लिया किसी भी वजह से, या वो छोड़ ही देगा, तब अगले साल छुट्टियों का बेनिफिट कैसे ले पाएगा। भाई अगले साल वो मेरे साथ रहेगा तभी तो अगले साल बेनिफिट्स ले पाएगा। तो अगर हमें 5 छुट्टियों का एक्स्ट्रा की कॉस्ट का प्रोविजन बनाना है, तो छुट्टी के बदले छुट्टी देनी है तो एक्सपेक्टेड का बनाओ, जो मुझे कितनी लग रही है, 4। लेकिन छुट्टी के बदले में कैश देना है, तो भले ही वो छोड़ भी दे तो भी वो कैश तो ले ही जाएगा, तब किसका बनाओ, पूरे का। तो ये एएस क्या कहता है कि अगर इस साल उसकी एक्यूमुलेटेड लीव रह गई, ठीक है, उस साल इसकी क्या रहेगी, एक्यूमुलेटेड लीव्स, जैसे 2 है, ठीक है, तो अगर उसको कैश देना है तो 2 की 2 का पूरा का बनाओ। और क्या है, कैश नहीं देना, क्या देना है, छुट्टी के बदले छुट्टी, तो वो जितनी छुट्टियां एक्सपेक्टेड अगले साल अवेल करेगा। तो 2 में से मान लो वो 1.5 ही लेगा, 1.5 सर कैसे होगा, ऐसे तो एक एक बंदा थोड़ी है, जैसे 1000 इंप्लॉई है, उनकी सबकी ऑन एन एवरेज 2 बची हुई है, तो 2000 में से आप 1500 का ही बनाओ कि आपको लग रहा है अगले साल इंप्लॉइज 1500 का ही क्या लेंगे, प्रोविजन बेनिफिट्स लेंगे, तो 1500 का ही बनाओ। बट कैश है तो पूरे किसका बनाओ, 2000, तो कैश तो वो ले ही लेंगे ना। पक्का? तो ये पढ़ो फटाफट से। एन एंटरप्राइज है 100 एम्प्लॉइज, कितने एम्प्लॉई है इसके पास, 100, जिनको कितनी छुट्टियां मिलती है, 5 वर्किंग डेज ऑफ लीव ईच ईयर। अनयूज लीव कब तक आगे जा सकती है, 1 कैलेंडर ईयर तक। और पहले किस में से लेनी है, फर्स्ट आउट ऑफ करंट ईयर्स एंटाइटलमेंट एंड देन आउट ऑफ एनी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या है, लीफो। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल लेता हूँ। दोनों साल आपको कितनी कितनी छुट्टियां लागू है, 10। इस बार आपने कितनी ली, 7, और 1 साल आगे जाएगी, और इस बार कितनी ली, 12। तो इस बार पहले कौन सी ली जाएगी 12 में से, ये वाली 10। तो 12 में से 10 कितनी ले ली, ये वाली, तो पीछे कितनी रहेगी, 2। अब यहां से कैरी फॉरवर्ड कितनी की हुई थी, 3। 3 में से कितनी ले लो आप, 2। अब बची हुई 1 आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड का रूल क्या था, 1 साल ही, और पहले कौन सी माननी है, करंट ईयर वाली। अब अगर मैं क्या बोल देता, पहले कौन सी वाली माननी है, पिछले साल वाली, तब उसको क्या बोलते हैं, फीफो। इसको क्या बोलते हैं, लीफो। इसको क्या बोलते हैं, फीफो। अगर मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ, 12 ले ली इस बार, तो क्या होगा, पहले आप कौन सी ली हुई मानोगे, पिछले वाली, और वो कितनी थी, 3। तो 10 में से 3 तो पिछले वाली ले ली, तो इस बार कितनी ली है, 7। तो 7 ही ली है, तो 10 में से 7 ही ली है, तो 3 आगे चली जाएगी, क्योंकि उनका एक नया साल शुरू होगा इस बार। लेकिन ये कह रहा है ऐसा नहीं है, ये क्या कह रहा है कि लीफो है। पक्का? 31 दिसंबर को एवरेज अनयूज लीव कितनी है, 2। 100 एम्प्लॉई है, एवरेज 2 है, किसी की 5 बची है, किसी की 0 बची है, तो ऑन एन एवरेज कितनी बची हुई है, 2। लेकिन एंटिटी को क्या एक्सपेक्ट है कि 92 तो अगले साल क्या ले लेंगे, विल टेक नो मोर देन 5 डेज ऑफ लीव इन द नेक्स्ट ईयर, और रिमेनिंग 8 एम्प्लॉइज क्या लेंगे, 6.5। अरे मैं 10 बोल दिया, कितनी लागू होती है इसको, 5 होती है। कितने लागू होती है, 5। वो एग्जाम्पल में मैंने 10 ले लिया, कोई बात नहीं। तो इसको कितनी छुट्टियां देनी है हमने, 5। 5 में से क्या है, सबके पास कितनी कितनी पड़ी हुई है, 2, मतलब 3 3 क्या है, ले ली होगी। अब अगले साल 92 तो 5 से ज्यादा लेंगे ही नहीं, तो 92 का तो प्रोविजन बनाओ ही मत। और बचे हुए 8 का क्या करो, वो भी 6.5 ही लेंगे, तो 6.5 में से 5 तो 5 तो पिछले अगले वाली होगी, तो इसमें से कितने का बेनिफिट ही ले पाएंगे, 1.5 का। तो कितने बंदों का, 8 बंदों का 1.5 छुट्टी का प्रोविजन बना दो, 1.5 छुट्टी की कॉस्ट का। तो सैलरी टू प्रोविजन कितने का आ जाएगा, 8 × 1.5 दैट इज 12।
पक्का। बट अगर कैश ही देना होता तब क्या होता, 100 इंटू 200 ऑफ की कॉस्ट का क्या बनाते, प्रोविजन। वो दे दे पर मंथ पर डे सैलरी इतनी है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना इतने से, या टोटल सैलरी दे दे और नंबर ऑफ डेज दे दे तो पर डे की निकाल लेना। अब इसलिए मैं सिर्फ अमाउंट नहीं निकाल सकता, सिर्फ क्या बोल सकता हूँ 12 डेज, और कैश होगा तो पूरे का बनाना। तो ये सारा का सारा किसके बारे में था बच्चों, शॉर्ट टर्म के बारे में। ठीक है, तो वेस्टिंग है तो फुल प्रोविजन बनाना है, नॉन वेस्टिंग है तो एक्सपेक्टेड प्रोविजन बनाना है। अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म। हाँ बच्चों, एक बार लॉन्ग टर्म रोक के हम पहले क्या कर रहे हैं, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, रिटायरमेंट के बाद। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसी के थ्रू समझ में आएगा, और यही टेक्निकल है, ये अपने आप ही लॉन्ग टर्म को क्या कर लेगा, कवर। तो थोड़ा आराम से समझ। एम्प्लॉय रोशन, उसने ज्वाइन किया कब, 2001 में। एनुअल इमोल्यूमेंट्स उसका कितना है, 149210। और कंपनी की क्या पॉलिसी है, लमसम पेमेंट देती है 25% ऑफ लास्ट एनुअल ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अगर एम्प्लॉय कितने साल तक काम करके जाए, 5 साल। तो इस तरह के प्रोविजंस को क्या बोलते हैं, ग्रेच्युटी, कि जितने साल काम किया है इनटू ईच कंप्लीटेड ईयर, मतलब हर एक साल का ग्रेच्युटी ऐसे ही तो निकालते हो। तो 25% देंगे हम, किसका, आपकी लास्ट सैलरी का मल्टीप्लाई कर देंगे जितने साल काम किए। लेकिन देंगे कब, जब कम से कम 5 साल काम किए। 3 साल बाद छोड़ा तो कुछ नहीं देंगे, 7 साल बाद छोड़ा तो क्या होगा, लास्ट सैलरी का 25% इंटू 7। सैलरी कितनी बढ़ने के चांसेस है इसके, 10%। कंपनी ने रोशन को कब लगाया था, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड इट इज एक्सपेक्ट दैट ही विल कंप्लीट द मिनिमम 5 years बिफोर रिटायरिंग, thus he will get 5 yearly increment. What is the amount, इसको अंडरलाइन करो, ये लाइन गलत है, इंस्टीट्यूट ने अपना आंसर सही करने के लिए किया। What is the amount of company should charge in the P&L, पहले तो बताओ ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट है नहीं, यस, जब छोड़ेगा तब आपकी लास्ट सैलरी का नंबर ऑफ ईयर्स डिसाइड होगा कि कितने साल बाद छोड़े। तो अब इसकी लास्ट सैलरी कैसे निकलेगी, तो साल पहली सैलरी इसकी कितनी है, 149210। तो अब बताओ अगले साल की सैलरी कितनी होगी, प्लस 10%। अगले की कितनी होगी, 2 बार 10%। तो पहले साल की बिना 10% के, दूसरे साल की 1 बार 10% होना चाहिए, तीसरे साल की 2 बार 10%। तो 3 पे 2 है, चौथे पांचवें के बाद पांचवें साल में कितनी बार होगा, 4 बार बढ़ेगी। लेकिन ये कह रहा है कि 5 बार बढ़ेगी तो बढ़ेगी। अब मैं क्या करूं, ये कह रहे 5 बार बढ़ेगी। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो आप अगर 5 साल बाद छोड़ेगा तो कितने इंक्रीमेंट लगाना, 4। लेकिन इसने 1 2 3 4 5 लगा दिया, ठीक है। तो लास्ट सैलरी कितनी आ गई, 24 लाख। अब देना कितना है, 24 लाख का 25% इंटू 5, तो कितने रुपए देने हैं उसको, 30 लाख। कितने रुपए देने हैं, 30 लाख। अब ध्यान से समझना, 30 लाख कब देने हैं, रिटायरमेंट के टाइम, 1 2 3 4, यहां पर देने हैं 5 साल बाद। अब 30 लाख रुपए 5 साल बाद देने हैं, तो पांचवें साल का एक्सपेंस है या इन पांचों का एक्सपेंस है, इन पांचों का है, बिकॉज एम्प्लॉई हैज रेंडर्ड सर्विसेज ड्यूरिंग दीज 5 years, ना कि लास्ट में। तो ये एस कहता है हर साल का एक्सपेंस कितना है, 6 लाख। तो पहले क्या निकालो, हर साल का एक्सपेंस। अब ये 6 लाख उसको कब देने हैं, 5 साल बाद। और हम एक्सपेंस कब डालते हैं, ईयर एंड पे, तो यहां से कितने साल बाद देने हैं, 4 साल बाद। तो इस एक्सपेंस की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, क्योंकि दिस एक्सपेंस इज पेएबल आफ्टर 4 years। जिस दिन हम एक्सपेंस डाल रहे हैं वहां से कितने टाइम बाद है, 4 साल, क्योंकि हम एक्सपेंस पहले दिन थोड़ी डाल रहे हैं, ईयर एंड पे डालेंगे। और दिया अभी कुछ है नहीं, तो एंट्री क्या डालेगी, एक्सपेंस टू लाइबिलिटी। इस लाइबिलिटी का नाम पीवीडीबीओ होगा, अभी मैं बात कर लेता हूँ क्यों होगा। इस लाइबिलिटी का नाम क्या होगा, पीवीडीबीओ, क्यों होगा अभी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। एंट्री क्या डाली, एक्सपेंस टू लाइबिलिटी, कितने की, 6 लाख की 4 बार की डिस्काउंटेड वैल्यू। 6 लाख की 4 बार की डिस्काउंटेड वैल्यू कितनी आ गई, 441। अब अगले साल का एक्सपेंस कितना डालोगे, ये कितनी बार है, 3 बार, फिर अगली बार का 2 बार, फिर अगली बार का 1 बार, लास्ट वाला आखिरी दिन ही डालना है तो 0। तो पहले सबसे पहले क्या कर लेना, एक ये टेबल बना लेना। कैसे बनाना, 6 6 6 6 6 लिख दिया। सबसे पहले एक, ये ध्यान रखना यहाँ 0 मत कर देना। और नीचे से आप एक एक बार बराबर दबाते हो ना, 0.909 10% रेट होती है, तो वो कहां से भरना स्टार्ट करना है, यहाँ से। एफएम में आप कैसे करते हो, ऊपर से स्टार्ट करते हो ना, यहाँ उल्टा बना लेना, ठीक है। तो ये कौन से साल का एक्सपेंस आ जाएगा, सबसे पहले वाला, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का। समझ रहे हो। तो एक्सपेंस कितने का डाला आपने, 441। फर्स्ट ईयर की एंट्री बताओ बस, सिर्फ फर्स्ट ईयर के क्या एंट्री डाली आपने, एक्सपेंस टू लाइबिलिटी, जिसका नाम क्या है, पीवीडीबीओ, कितने का, 441। अब ये 441 को कहां पहुंचना है, यहां तक आते आते 6 लाख। तो इस पर क्या लगाओ, इंटरेस्ट टू पीवीडीबीओ, अगले साल का कितना, 8%। फिर अगली बार
इस पर भी और इस पर भी, दोनों का 8%। अगली बार इसका 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 क्यूमुलेटिव पर कितना, 8%। ये बात समझ रहे हो, तभी तो ये 6 लाख पर पहुंचेगा। अब एक बार इसको छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं तुम्हें। मान लो 1 साल बाद ही देना है और पीवी कितनी आई, 100। तो आपने एंट्री क्या डाली इस साल में, एक्सपेंस टू लाइबिलिटी कितने की, 100। लेकिन पे तो 110 करना है ना, तो अगले साल क्या करोगे, इंटरेस्ट टू लाइबिलिटी, पक्का। अब मान लो 2 साल बाद देना है कितना, 121। तो दो मतलब यहां से 2 साल बाद देना है, तो इसको यहां लाओगे तो कितना करोगे, 100। अब इंटरेस्ट टू लाइबिलिटी, इस साल का एक्सपेंस और अगले साल का इंटरेस्ट टू लाइबिलिटी, 110 का 10%, 11, तब जाके 121 बनेगा ना। तो इंटरेस्ट इस पर क्या लगता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दूसरे साल भी तो एक्सपेंस डालना है, खाली एक्सपेंस पहले साल थोड़ी डालना है। एक्सपेंस इस साल भी है, इस साल भी है, तो अगला इंटरेस्ट किस पर लगेगा, इस साल का इंटरेस्ट किस पर लगेगा, पहले साल का एक्सपेंस प्लस पहले साल का एक्सपेंस के ऊपर जो दूसरे साल में इंटरेस्ट डला है वो, प्लस दूसरे साल का एक्सपेंस। समझ रहे हो क्या, फर्स्ट ईयर के एक्सपेंस पर अगले साल में सिर्फ क्या लगेगा, देखो फर्स्ट ईयर में क्या क्या आएगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक्सपेंस। सेकंड ईयर में क्या होगा, एक तो सेकंड ईयर वाला एक्सपेंस आएगा और एक क्या आएगा, इंटरेस्ट, किस पर, फर्स्ट वाले पर। थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर वाला एक्सपेंस और इंटरेस्ट किस पर आएगा, इस पर इस पर इस पर, तीनों पर। समझ रहे हो क्या, तो इसलिए एक चार्ट बना लेता है इसे, जिससे आराम से एंट्री डल जाए। पहले तो बताओ, ये तो एक्सपेंस आ गए। अब पहले साल का एक्सपेंस कितना है, 441। ये क्या है एक्चुअली, है क्या ये, 6 लैक्स की पीवी, कितनी बार डिस्काउंटेड, 4 बार। कितनी बार डिस्काउंटेड है, 4 बार। है पहले साल का एक्सपेंस, बट 4 बार क्यों किया है, क्योंकि जिस दिन एक्सपेंस बुक कर रहा हूं उससे कितने साल बाद है, 4 साल। ये दूसरे साल का क्या आ गया, एक्सपेंस 476। अब दूसरे साल एक्सपेंस का नाम क्या रखते हैं, करंट सर्विस कॉस्ट। कि एक्सपेंस भले ही 6 लाख का है, लेकिन कॉस्ट कितनी पड़ी, 441 ही, क्योंकि आगे जाकर क्या देना है, 6 देना है। आज की कॉस्ट कितनी, समझ रहे हो क्या। तुम मुझे 3 महीने बाद, 3 साल बाद लाख रुपए दो, तो इस साल का खर्चा लाख थोड़ी है, वो तो 3 साल बाद देना है, तो इस साल का तो कम हो गया ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, करंट ईयर की सर्विस कॉस्ट। अगली बार का ये, अगली बार का ये। अब इंटरेस्ट कितना डालना है इस पर, पक्का। फिर क्लोजिंग कितना हो गया, ये कौन सी अमाउंट आ गई, बैलेंस शीट वाली। ये कौन सी अमाउंट आ गई, बैलेंस शीट वाली। तो ये आ गया क्लोजिंग लाइबिलिटी। अब अगली बार इंटरेस्ट किस पर लगाना है, इन दोनों पर लगाना ही था, तो वो इसके अंदर शामिल है, और इस पर भी। तो वो ओपनिंग आ गया, इस पर क्या लगा दिया, इंटरेस्ट। फिर अगली बार का इंटरेस्ट किस पर लगाना है, इन सारों पर ही लगाना है, तो वो ऐसे निकाल लेते। समझ गए। तो आप अब बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बात करो, रिवीजन के हिसाब से। सबसे पहले क्या करोगे, अगर 5 साल बाद देना है, वो मेरा एग्जाम्पल बना ही हुआ है ना, उससे समझा देता हूँ। मान लो लास्ट सैलरी का 25% और नंबर ऑफ ईयर्स कर करा के कितना आ गया, 10 लाख। तो सबसे पहले क्या कर दोगे, 2 2 2 2। इस मेथड का नाम क्या है, PUCM। PUCM, CM मतलब क्रेडिट मेथड, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। P फॉर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मतलब आइडिया लगाना, यूनिट मतलब हर साल का 2 2 लाख। ये प्रोजेक्ट ही तो किया, 5 साल बाद छोड़ेगा, लास्ट सैलरी क्या होगी। तो प्रोजेक्ट मतलब अनुमान लगाना, यूनिट मतलब हर साल के ऊपर ले आना, क्रेडिट का मतलब अब मान रहे हैं कि उसने सर्विस उधार पे दी है, 2 लाख की सर्विस उधार पे दी है, जो चुकानी कब है यहाँ पर, तो क्रेडिट बोलते हैं इसलिए मेथड। तो अब 2 2 लाख की क्या निकाल ली, पीवी। सबसे पहले लास्ट वाले का उल्टे से पीवी फैक्टर बराबर 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 दबाते हैं, तो अगले का आता रहना, तो उल्टे से स्टार्ट कर देना, बट यहाँ एक लिखना। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर की कॉस्ट कितनी है, 136, वो लिख ली। सेकेंड ईयर की कॉस्ट कितनी है, ये लिख ली, ये लिख ली, ये तो ये का ये चार्ट अगले चार्ट में, यहाँ ये का ये वैल्यूज अगले चार्ट में CSC पे लिख देना। ओपनिंग बैलेंस नील होगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट नील होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस हम कब डाल लें, एंड में। तो फर्स्ट ईयर में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस सिर्फ क्या होगा, करंट सर्विस कॉस्ट। अब बताओ 136,6,000 क्या है, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस। ये एंट्री क्या डलेगी, एक्सपेंस टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का नाम क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। बेनिफिट क्यों मैं बताता हूं, डिफाइंड बेनिफिट का मतलब क्या है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन तो समझ में आ ही रही है,
अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया। अब आप जानते हो ये दोनों मिलकर क्या हो गए हैं? पहले बताओ, ये इसका मतलब क्या था 136 का? 2 लाख कितनी बार डिस्काउंटेड था? अब इसके ऊपर वापस एक बार इंटरेस्ट लगा दो तो क्या होगा? 3 बार डिस्काउंटेड रह जाएगा, फिर तो वो 3 बार डिस्काउंटेड रह जाएगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? 2 लाख 3 टाइम्स डिस्काउंटेड। और इसके अंदर 1-2 लाख फिर से क्या जुड़ा है? 3 टाइम्स डिस्काउंटेड। तो ये सारे मिलाकर इसमें अंदर इसके अंदर क्या आ गए? 2 लाख कितने हो गए? 2 हो गए। और कितनी बार डिस्काउंटेड? 3 बार। समझ रहे हो क्या? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 2 लाख 4 बार डिस्काउंटेड। अब इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? ये भी, ये भी, ये भी। ये दोनों मिलकर क्या बन गए? 4 बार डिस्काउंटेड अमाउंट पर 1 बार का इंटरेस्ट जोड़ दूं तो क्या रह जाएगा? तो ये अकेला इतना इतना पोर्शन ही क्या है? 2 लाख 3 बार डिस्काउंटेड। और ये 1-2 लाख और 3 बार डिस्काउंटेड हो गया। तो इन दोनों का टोटल क्या हो गया? इसके अंदर 2 सालों का खर्चा है, कितनी बार डिस्काउंटेड है? 3 बार। अब ये क्या है? 2 लाख 2 बार 3 बार डिस्काउंटेड, उसमें इंटरेस्ट लग गया तो क्या हो गया? 2 लाख 2 बार कितनी बार डिस्काउंटेड? 2 बार। डिस्काउंटेड कम हो गए, 3 की बजाय कितने हो गए? 2। और एक नया 2 लाख 2 बार और डिस्काउंटेड हो गया। तो इसके अंदर 2-2 लाख बढ़ता जाएगा हर बार, और डिस्काउंटिंग एक एक बार क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। डिस्काउंटिंग एक एक बार क्या हो जाती जाएगी? कम। समझ रहे हो क्या इस लाइबिलिटी का मतलब? यहाँ क्या है? इसके अंदर 2 लाख कितने हैं? 2 लाख कितने हैं इसके अंदर? 1,36,600 में 2 लाख कितने हैं? 1। डिस्काउंटिंग 4 बार। 2 लाख 1, डिस्काउंटिंग 4 बार। अब ये इस पे इंटरेस्ट लगा दिया वापस तो क्या हो गया? डिस्काउंटेड 3 बार रह गया। और 1-2 लाख 3 बार और डिस्काउंटेड ले लिया तो 2 लाख तो कितने हो गए? 2। डिस्काउंटेड कितनी बार रह गए? 3। तो अब ये 2 लाख 2 है और 3 बार डिस्काउंटेड थे, उसमें एक इंटरेस्ट और ले गया तो 2 बार डिस्काउंटेड रह गए। 2-2 लाख इतना इतना क्या है? 2-2 लाख 2 बार डिस्काउंटेड। 1-2 लाख और जोड़ दिया, 1 बार डिस्काउंट 2 बार डिस्काउंटेड तो क्या हो गया? 3-2 लाख 2 बार डिस्काउंटेड। पक्का? समझ रहे हो क्या? बाकी इसको समझना भी नहीं है, बस आपको समझ में आ जाएगी कि है क्या। आपको तो एंट्री क्या डालनी है? इसकी एंट्री क्या डालनी है? करंट सर्विस कॉस्ट टू पीवीडीबीओ। इसकी एंट्री क्या डालनी है? इंटरेस्ट टू पीवीडीबीओ। और लास्ट में किस पर पहुंच जाएगा? 10 लाख पर। थोड़ा बहुत अंतर आएगा राउंडिंग ऑफ की वजह से, तो वो लास्ट इंटरेस्ट मैंने किससे डाला हुआ है? बैलेंसिंग फिगर से। एंट्री क्या डालेगी? सीएससी इंटरेस्ट टू पीवीडीबीओ। ये ध्यान रखना, पहली बार का इंटरेस्ट क्या है? नेट। पक्का? ये यही बताया हुआ है 2 लाख कितनी बार डिस्काउंटेड हो रही है। सब फटाफट से बताओ। सबसे पहले क्या करोगे? पहला चार्ट क्या बनाओगे? फटाफट जल्दी बताओ। या पहला चार्ट भी क्यों, सबसे पहला काम क्या करोगे? लास्ट सैलरी कंप्यूट करोगे। लास्ट सैलरी इसने 5 इंक्रीमेंट मान के करी, आपको कितनी करनी है? पेपर में कुछ नहीं दिखाओ तो 4 ही करोगे। अगर 5 साल है तो 4 इंक्रीमेंट लगेंगे, 10 साल है तो 9। फिर उसका 25% इंटू 5। फिर आप सीधा 30 लाख को मत कर देना, किसको करना? 6-6 लाख को। 6-6 लाख को कितनी बार? 5 बार। शुरू कहाँ से करना? 1 से, ना कि 0.9 से। ठीक है? फिर एक एक बार करते रहो। ये हर साल का क्या है? करंट सर्विस कॉस्ट। वो तो यहीं से ही निकल जाता है, लेकिन हमें क्या निकालना है? साथ में इंटरेस्ट भी। तो इस चार्ट को डिटो डिटो यहाँ अगले चार्ट में डाल देना। ठीक है? उसी ऑर्डर में। ये रट्टा मार लो कि ये क्या होंगे? नील, पहले साल के दोनों। तो ये आ गया, इसको इधर कैरी फॉरवर्ड किया, इस पर क्या डाला? इंटरेस्ट। फिर वो ये तो पहले से लिखा हुआ है वहां से। फिर ये आ गया, इसको यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया, इस पर डाला इंटरेस्ट, ये पहले से ही पड़ा है। फिर ये क्रोनोलॉजिंग आ गया, फिर इंटरेस्ट डाल के, और लास्ट वाला इसने राउंडिंग ऑफ की वजह से डाल दिया, ताकि लास्ट कितना बन जाए? 30 लाख। ठीक है? श्योर? अब एंट्री क्या है इसकी? सीएससी टू पीवीडीबीओ, इंटरेस्ट टू पीवीडीबीओ, और लास्ट में जब ये चुक जाएगा तो क्या हो जाएगा? पीवीडीबीओ टू बैंक। अब बच्चों, ये जो बेनिफिट्स होते हैं ना, पोस्ट इंप्लॉयमेंट की अकाउंटिंग मैंने आपको सिखाई है, ये 2 तरह के होते हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट्स। मैंने नाम क्या रखा था? पीवी प्रेजेंट वैल्यू समझ में आ रहा था, ओ भी समझ में आ रहा था, बीच में क्या था? डीबी, डिफाइंड बेनिफिट्स। अब इसका मतलब समझो, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा इसका क्या आएगा? एमसीक्यू आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? डिफाइंड का मतलब क्या होता है बच्चों? बोलो। कि मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स है, एंटिटी कहती है डिफाइन, डिफाइन बोले तो फिक्स्ड, कि मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स है। जैसे प्रोविडेंट फंड है, कंपनी कहती है मैं आपकी सैलरी का 12% डाल दूंगी, और उधर से आपकी सैलरी में से 12 काटूंगी, अपना डाल दूंगी, उसके बाद में फंड की रिटर्न ज्यादा आई तो आपकी कमाई
तो आपकी, तो मेरा कोई रिस्क नहीं है। अब कल को रिटर्न कम आई तो इसको क्या बोलते हैं, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। और डिफाइंड बेनिफिट जो हमने किया था कि मैं तुझे लास्ट में 30 लाख दूंगा, अब कम पड़े ज्यादा पड़े मैं आपको करूंगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि रिस्क किसका है, एम्प्लॉयर का। कौन सा रिस्क, एक्चुरियल रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब एक्चुरियल रिस्क नया वर्ड आ गया, अभी बताता हूं। और इसमें एक्चुरियल रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क किसका है, सारा का सारा एम्प्लॉय का, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रोविडेंट फंड पक्का। और इसका क्या है, ग्रेच्युटी जो अभी हमने किया था। इसके अंदर कोई एक्चुरियल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें एक्चुरियल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। फटाफट से सुनना। आपने तो ये एक क्वेश्चन कर दिया बेचारा लड्डू। एक एम्प्लॉय होता है या लाखों एम्प्लॉय होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, जगह ही नहीं आ रही, यही बना देता हूं। बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, लास्ट सैलरी कैसे आई, सर क्वेश्चन ने दी थी शुरू में 14 लाख समथिंग थी, वो बढ़ बढ़ के कितनी होगी, इतनी आई कैसे, 10% बढ़ेगी। किसने बताया, किसने बताया, किसने बताया, सर सवाल ने बताया। कोई तो आदमी ने एस्टिमेट की होगी, वो कभी भी सही होगा क्या, नहीं होगा। इधर डंडा कर दिया उसने, भैया छोड़ के चला जाऊंगा, सैलरी बढ़ा 25%। और एम्प्लॉय किसके जैसा था, टैलेंटेड मेरे जैसा था, तो क्या होगा, उधर 25 बढ़ाया, आगे फिर 10% इंक्रीमेंट, तो लास्ट सैलरी गलत साबित होगी, तो हमारा पीवी डीपीओ अलग अमाउंट पे रहेगा। डिस्काउंट रेट कहां से आई थी 8%, डिस्काउंट रेट कहां से आई थी, वो भी एक्चुअली नहीं बताई थी। तो मतलब वो भी एस्टिमेट की थी, एक बार एक्चुअली छोड़ो, ये एस्टिमेट ही तो किया था 10%, उसमें चेंज आ गया। बोलो नंबर ऑफ इयर्स 5 ही चलेगा, वो तो मिनिमम 5 साल की सर्विस थी। क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने 5 का बना दिया, 25 का बना दिया, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाए, 25 बार डिस्काउंटिंग करोगे, बताओ, बोलो 25 बार डिस्काउंटिंग करोगे, समझ तो गया ही ना तू, तो 25 बार थोड़ी डिस्काउंटिंग करेंगे, अरे बोलो, बोल तो नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने 5 का बना दिया। लेकिन वो अब आप आए हो 25 साल के बाद, जितने साल काम करोगे उससे मल्टीप्लाई करके ग्रेचुटी दूंगा, तो आप 35 चलो, 60 साल की उम्र तक चलोगे तो 35 की जॉब होगी, 50 तक ही रहे तो क्या होगा। तो सारी चीजें तो एस्टिमेटेड थी। तो ये जो एस्टिमेशन होता है वो कौन ले, आप और मैं नहीं ले सकते, ये कौन लेता है, एक्चुरी। कौन लेता है, एक्चुरी। एक्चुरी क्या होता है, पढ़ा लिखा आदमी, सर हम भी तो पढ़े लिखे हैं, सीए, आपसे भी विद्वान आदमी है वो, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या है, लेकिन उसके एस्टिमेशन एक्यूरेट तो नहीं होंगे ना, उसके एस्टिमेशन क्या नहीं होंगे, एक्यूरेट, हमसे बेटर होंगे। देखो वो दो तरह की एजम्पशन होती है, पढ़ लेना एक बार, थ्योरी में आ जाए तो मोर्टेलिटी एजम्पशन और कौन सी एजम्पशन, सॉरी डेमोग्राफिक एजम्पशन। एक तो एक्चुरियल एजम्पशन में दो आती है, एक तो डेमोग्राफिक और दूसरी फाइनेंशियल। डिस्काउंट रेट, फ्यूचर सैलरी, ये सब क्या है, फाइनेंशियल एजम्पशन। मोर्टेलिटी किस में आएगा, डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब एम्प्लॉय मर जाएगा, भाई आज मैं टाटा हूं, इतना बड़ा एम्पायर हूं, तो रिटायरमेंट आते आते कुछ तो मर ही जाते होंगे, बोलो, छोड़कर चला जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, अर्ली रिटायरमेंट ले लेगा, उसका बेटा सेटल हो गया, वो नहीं करेगा लास्ट तक जॉब। तो डेमोग्राफिक का मतलब इंप्लॉइज से रिलेटेड, उसकी पॉपुलेशन से कि कितने के रहेंगे। और मोर्टेलिटी, फाइनेंशियल एजम्पशन का मतलब पैसे की, मतलब अमाउंट की एजम्पशन या नंबर्स की एजम्पशन, चाहे वो डिस्काउंट रेट है, फ्यूचर सैलरी है। मैंने बोला कि रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे सारे मेडिकल बेनिफिट्स मेरे, तो मान लो वो 10 लाख है और तुम्हारी जॉब 5 साल है, तो मैं 2-2 लाख डालूंगा, लेकिन 10 लाख कहां से आया, आइडिया तो लगाना है कि इतने एम्प्लॉय को हार्ट का प्रॉब्लम होगी, इतनों को ये होगी, किसी को नहीं होगी। तो ये सब बातें क्या है, एक्चुअली डिसाइड करता है। और इनको क्या बोलते हैं, एक्चुरियल एजम्पशन, जो दो तरह की होती है, फाइनेंशियल और डेमोग्राफिक, ठीक है। इनके एग्जांपल पढ़ लेना, ठीक है। एग्जांपल इसका ये भी आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, अरे हाँ या ना। तो उसके एस्टिमेशन है, लेकिन वो चेंज तो होंगे ही होंगे, पक्का चेंज होंगे। उसके एस्टिमेशन मुझसे बेटर है या परफेक्ट है, मैं आपसे बेटर है नालायक, तो तुमसे भी बेटर है, आपसे बेटर है, सबसे बेटर है। तू क्या इधर एक्चुअली बैठा है नालायक, सबसे बकवास करता है मेरे साथ, आपसे बेटर है, हमसे बेटर है, बट क्या है, परफेक्ट तो नहीं है ना। तो अब उसको क्या लगा था कि उसकी लास्ट सैलरी 10 लाख बैठेगी, उसके 10-10% इंक्रीमेंट होंगे। अब बीच में उसने मेरे डंडा कर दिया कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं तो क्या है, सैलरी बढ़ा। तो अब मैंने जिस हिसाब से सैलरी बढ़ाई, उसके हिसाब से उसकी लास्ट सैलरी कितनी आने लगी, 12 लाख। उसकी लास्ट सैलरी कितनी आने लगी, 12 लाख। तो अब कब करा उसने डंडा, मान लो यहां पर किया, कब किया, यहां पर। तो मेरा 2 साल का बाद का ऑब्लिगेशन कितने पर खड़ा होगा, इस वैल्यू पे। लेकिन अब वो मुझे 2.4 के हिसाब से सोचना पड़ेगा, 2 लाख की बजाय 12 होगी, तो 2.4 के हिसाब से मैंने वापस से बनाया, तो ये कितना हो गया, इतना। तो अब ये ऑब्लिगेशन की वैल्यू क्या होगी,
बढ़ गई, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्चुरियल गेन या लॉस। इस बार बढ़ी है तो ऑब्लिगेशन बढ़ा है, तो बताओ ऑब्लिगेशन बढ़ाना है तो क्या एंट्री करोगे, ऑब्लिगेशन तो क्रेडिट करोगे पीवीडीबीओ, और डेबिट क्या हो जाएगा, एक्चुरियल लॉस। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा, और बाई चांस कम होगी, इसके जैसा मोटू एम्प्लॉय आया, हिलता ही नहीं है 3 घंटे तक, देखो तो मैंने इसको क्या बोला कि भैया 5% इंक्रीमेंट लगेंगे, कल से आना है तो आ, नहीं तो तरफ भाग जाए यहाँ से। तो इसने कहा कि क्या करूँ, आऊंगा ही, भागूंगा, भागा तो जाता ही नहीं है, मैं से हिला ही नहीं जाता, भागा का। तो ये कम हो जाए तो क्या होगा, वैल्यू कम करनी पड़ेगी पीवीडीबीओ की। तो ये दोबारा से मुझे एक्चुअली बताता है इतना कर दो पीवीडीबीओ, ये तो मैं समझाने के लिए बोलता हूँ कि वैसे कर रहे हैं, तो वो जो भी कम ज्यादा करना पड़े उसको क्या बोलते हैं, एक्चुरियल गेन या लॉस। तो टोटल एंट्रीज क्या हो गई बताओ, रुको मैंने लिखी है इतनी बढ़िया, तुम ऐसे कैसे बोलोगे। पहली एंट्री, ये रुक गया बेचारा। सबसे पहली एंट्री क्या है बच्चों, सीएससी टू पीवीडीबीओ, पहले साल में तो यही होगी, अगले साल में इंटरेस्ट टू पीवीडीबीओ, किसका किसका आएगा, पुराने वाले का, ऐसे क्यूमुलेटिव चार्ट से आता रहेगा। फिर जब जो, अब देखो पीवीडीबीओ एंडलेस आइटम है, एक आदमी की खत्म हो गई, इसका पीवीडीबीओ अलग है, 200 इंप्लॉई है मेरे, तो पहले वाले का अलग है, दूसरे का अलग है, तो जिसका खत्म हो गया उसकी क्या होगी, पीवीडीबीओ टू बैंक। और फिर एक्चुरियल गेन और लॉस की एंट्री बताओ क्या होगी, एक्चुरियल लॉस टू पीवीडीबीओ, और गेन हो गया तो पीवीडीबीओ टू एक्चुरियल गेन। पक्का। अब इसके अगेंस्ट हम इन्वेस्टमेंट भी करें या ना करें, 2 लाख एम्प्लॉई है, ग्रेचुटी देनी है, तो इनके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब उस तरह के प्लान को क्या बोल देते हैं, फंडेड प्लान। और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो फिर हम क्या बोल देते हैं, अनफंडेड प्लान। और एक्चुरियल गेन लॉस का क्या होगा, पहले एक क्वेश्चन वो कर लेते हैं फटाफट से। एक्चुरियल गेन लॉस हाथों हाथ कहाँ चला जाएगा, पी एंडल में। एक्चुरियल गेन लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा, इमीडिएटली कहाँ जाएगा, पी एंडल में। ठीक है, और वो एक्चुअली बताता है कि पीवीडीपीओ की वैल्यू अब इतनी कर दो। मैंने तो एक एम्प्लॉय से समझा दी कि 2 लाख की कितनी करनी है, 240, लेकिन उसने सारों का एस्टिमेट लेके, किसी का कम हुआ किसी का ज्यादा हुआ, उसने क्या बोला, इतना गेन या लॉस बुक कर लो। तो मैं फर्स्ट टाइम पेंशन प्लान मैंने क्या बताया, सरप्लस आया कितने का, 6 लाख। मैंने एक्चुरियल वैल्यूएशन कराया और उसमें कितने का सरप्लस आया, 6 लाख। कंपनी इसको 2 सालों में स्प्रेड करना चाहती है, पक्का, बाय रिड्यूसिंग द एनुअल कंट्रीब्यूशन टू 2 lakhs इंस्टेड ऑफ 5 lakhs। कि कंट्रीब्यूशन अब हम आगे से कितना, जैसे मान लो 5 लाख खर्चा बुक कर रहे थे, तो आगे से कितना कर देंगे हम, 2 लाख, तो 3-3 लाख 2 सालों में कम खर्चा बुक कर लेंगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये हाथों हाथ कहाँ जाएगा, पी इंडल में। 6 लाख का एक्चुरियल गेन हाथों हाथ कहाँ जाएगा, पी इंडल में। तो 6 lakhs इज रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड इन द पी इंडल स्टेटमेंट ऑफ द करंट ईयर। ठीक है, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है एक्चुरियल गेन हो चाहे क्या हो, लॉस। पक्का। अब कंपनी ने आगे क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट ले लिया, तब क्या एंट्री होगी, दूसरों को क्या कर दिया, मतलब अब देखो एंट्री डाल दी क्या, एक्सपेंस या सीएससी टू पीवीडीबीओ। 10 लाख की लाइबिलिटी तो बना ली, इसको चुकाने के लिए क्या चाहिए, पैसे भी तो चाहिए, तो हमने दूसरी तरफ क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो उसकी एंट्री क्या होती है, प्लान एसेट टू बैंक। एक अलग से ट्रस्ट को क्या दे दिए जाते हैं, पैसे। अब वो आगे वो करेगा इन्वेस्टमेंट, मैं नहीं करूंगा, आगे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, ट्रस्ट करेगा। मैंने एक बार उसको ये अलग ट्रस्ट बना दिया और इसको क्या दे दिया, 50 लाख रुपए, कि अब तुम मेरे ब्याह पर क्या करो, इन्वेस्टमेंट। और फिर एक्चुअली से पूछा जाता है कि इस ट्रस्ट की एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। अब मान लो कि मैंने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट को दे दिया, उस ट्रस्ट को 100 करोड़ रुपए दे दिया, उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है, 10%। तो मैं एंट्री डालूंगा, प्लान एसेट बढ़ जानी चाहिए थी साल के एंड में कितनी, 10 करोड़। ये कंपनी है, ये इसका इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये सेपरेट ट्रस्ट होता है, इसमें पैसे डाले तो क्या एंट्री करी, प्लान एसेट टू बैंक। अब ये दिन भर खरीदेगा बेचेगा, मैं इसकी एंट्री नहीं करूंगा। मुझे साल के बाद बताओ एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है, इसने बोला 10%, तो मैंने एंट्री क्या डाल दी, प्लान एसेट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न कितने का, 10 करोड़। ये भी कौन बताएगा, एक्चुअली। अब लेकिन प्लान एसेट की अब फेयर वैल्यू निकाली सारी एसेट्स की, तो वो कितनी मिली, 115। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया प्लान एसेट में, बैलेंस 5। उसको हम क्या बोलते हैं, अगेन एक्चुरियल गेन, क्योंकि उसकी एस्टिमेशन की रेट में और किस में फर्क आ गया, एक्चुअल रिटर्न में। उल्टा भी हो सकता है, वो कितना मिले, 105 मिले, तो क्या हो जाएगा, एक्चुरियल लॉस टू प्लान एसेट, एसेट की वैल्यू क्या मिली, कम। तो एक्चुअली के हिसाब से पहले तो मैं क्या कर दूंगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न बुक कर दूंगा, और फिर क्या करूंगा, एक्चुरियल गेन और लॉस। और अब कोई एम्प्लॉय रिटायर होगा तो इसी से पैसे मांगूंगा,
भाई इसमें जमा कराए हैं तो कोई रिटायर होगा तो पहले इससे विड्रॉ करूंगा, आगे एम्प्लॉइज को दे दूंगा। तो रिटायर जमा कराने की एंट्री क्या थी? प्लान एसेट टू बैंक। तो वापस निकालने की क्या होगी? बैंक टू प्लान एसेट। तो ये किसकी है? ये एंट्री साथ में चलेगी, बैंक टू प्लान एसेट, और इधर पीवीडीबीए टू बैंक। तो ये इसकी क्या टोटल एंट्रीज है? एक पास सर्विस कॉस्ट की और है, ये नीचे कर्टेलमेंट और सेटलमेंट और पास सर्विस कॉस्ट की, लेकिन मोटा मोटी ये एंट्रीज है। समझ गए? पक्का? अब क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मतलब ये है। अरे तू तो सामने देख रहा है, ये अपना गेला। बताओ, बच्चों को कह रहा हूँ जो देख रहे हैं, सर देख कौन रहा है आपकी वीडियो। बैंक टू प्लेन एसेट, आगे बताओ एक्चुअल गेन और लॉस। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पक्का? यहां तक कोई दिक्कत? अब मुझे क्या करना है? पास सर्विस कॉस्ट का बताना। पहले प्लान एसेट के क्वेश्चन करते हैं। टीवाई के पर आओ। फॉलोइंग डेटा अप्लाई टू एक्स लिमिटेड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान। डिफाइंड बेनिफिट समझ गए ना? बेनिफिट कितने पे किए? 2 करोड़, मतलब 2 लाख इंप्लॉइज को पेमेंट कर दी, तो प्लान एसेट से पैसे निकाले होंगे, तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक टू प्लान एसेट, और बाद में इंप्लॉइज को दे दिए तो पीवीडीबीए टू बैंक। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया? कंट्रीब्यूट मतलब प्लान में डालना, तो प्लान एसेट टू बैंक। और ओपनिंग फेयर वैल्यू और क्लोजिंग फेयर वैल्यू दे रखी है। तो इससे आपकी बताओ, प्लान एसेट का अकाउंट बनाऊं तो सबसे पहले ओपनिंग वैल्यू कितने की है? 8 लाख। कितना और डाला? 280। कितना वापस ले लिया? 2 लाख। तो क्लोजिंग कितना आ गया? 1140। अब कितना अंतर आ रहा है इसमें? जल्दी बता बेटा, रिवीजन वीडियो मुझे टाइमली चाहिए। देखो ऐसे प्लस माइनस माथे में मेरे को भी आता होगा, या आप ज्यादा तेज कर लेंगे, कैलकुलेटर से करो। 2 लाख। पक्का है क्या? 2,60,000। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्चुरियल गेन नहीं, ये तो टोटल रिटर्न आ गई। क्या आ गई? टोटल रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न इतनी आई है। अब कितनी इसमें से एक्सपेक्टेड थी? वो दे ही नहीं रखी। रेट दी होती, जैसे मैंने तुम्हें 10% दिया था ना, मैं तो तुम्हें क्या दिया था? 10%। अब मान लो कि क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न होती, कुछ दी होती, तो पहले वो लिख देता, उससे भी जो ऊपर आ गया वो क्या हो गया? तो वो अगले क्वेश्चन में आ रहा है, आप टेंशन मत लो। फेयर वैल्यू ऑफ शुरू में कितने की है? अब 8वां भले ही काट देना, ठीक है, क्योंकि 9वें में ये बात कवर हो जाएगी। शुरू में कितने की है? 2 लाख। 30 सितंबर को हमने कितना बेनिफिट डाला उसमें? बेनिफिट थोड़ी डाला, पे किया, तो विड्रॉ किया 25। और प्लान को इनवर्ड कंट्रीब्यूशन मिला, प्लान को मतलब कंपनी से मिला, तो ये हमने कंट्रीब्यूशन डाला और 25 हमने निकाल लिया। और फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट लास्ट में कितने की है? 3 लाख। तो आपसे एक्चुअल भी पूछी है और एक्सपेक्टेड भी पूछी है। पहले मुझे एक्चुअल रिटर्न बताओ। प्लान एसेट कितने की थी शुरू में? 2 लाख। कितना और डाला उसमें? 55। कितना विड्रॉ कर लिया? 55 इधर आएगा ना, और विड्रॉ कर लिया कितना? 25। टू बैंक 55, बाय बैंक 25। 55 मतलब 55, ठीक है। और क्लोजिंग वैल्यू कितने की है? 3 लाख। तो 70,000 का क्या आ गया? टोटल रिटर्न आ गया। 70,000 का क्या आ गया? टोटल रिटर्न। पक्का समझ रहे हो क्या? इसको मैं अलग शीट पे बनाता हूं, बताना। एंट्रीज बताओ, तुम्हारे सामने है ना क्वेश्चन, फटाफट बताओ। प्लान एसेट टू बैंक कितने का? टू बीडी 2 लाख। टू बैंक कितने का? 55। बाय के बैंक, हाँ 1,000 है क्या? तो बोल दे, मुंह से जोर से बोल दे, क्या हो जाएगा? बाय बैंक। 40 से ज्यादा व्यू नहीं आ रहे, ठीक है। तू टेंशन ही मत ले, डरी मत। बाय बैंक कितना आएगा? 25,000। अब बाय सीडी कितने का? 3 लाख। बाय सीडी कितना आ गया? 3 लाख। ये डर रहा है कि दिक्कत हो जाएगी, वीडियो खराब हो जाएगी। अब कितना अंतर आ रहा है इसका? 70,000। ये मेरी कुल मिला के क्या आ गई? एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं, सॉरी, एक्चुअल रिटर्न आ गई। एक्चुअल रिटर्न आ गई। अब मान लो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी थी? 8%। क्वेश्चन ने दे ही रखी है, मानना क्या, फटाफट से देखो। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी थी? 10.25। ये कैसे बताता है एक्चुअली कि इंटरेस्ट इतना आ जाएगा, ये बेचने से इतना आ जाएगा। जैसे डिवेंचर्स है मेरे पास, आगे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, ये शेयर खरीदे हुए हैं तो क्या आ जाएगा?
डिविडेंड। अब खाली उनको पकड़े रखेंगे तब तो इंटरेस्ट डिविडेंड आएगा, उनको बेचेंगे तब भी तो प्रॉफिट आएगा, तो उसके गेन ही आ जाएंगे। और फंड की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मतलब जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट की सैलरी है वो इतनी लग जाएगी, तो कुल मिला के कितना बचेगा 10.25। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है 10.25। अब बताओ 10.25 है तो ये तो कब है, शुरू से ही है। टोटल कितनी आई है 70। एक्सपेक्टेड रिटर्न 2 लाख तो कब से है, शुरू से ही। तो 10.25% करना कितना आएगा 20,500। और इनकी डेट लिखी हुई है क्वेश्चन में, बिल्कुल ये कब हुआ है, मिडल में हुआ है, बिल्कुल कब हुआ है, मिडल में। तो कितना हो गया 30,000 का 10.25% कितना हो गया, का आधा। नेट कॉन्ट्रीब्यूशन 30,000 हुआ ना, 15। तो ये इतनी रिटर्न तो एक्सपेक्टेड ही थी, तो 70 में से ये माइनस कर दो, बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा एक्चुरियल गेन। अब फटाफट से मेरे साथ आंसर देखो। ओपनिंग कितने का था 3 लाख। ये ऐसे ही बनाया इसने, 70,000 समझ में आ रहा है ना तुम्हें, 70 आया था। ये कैसे बना रहा है, स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहा है, मैंने कैसे बना दिया अकाउंट फॉर्म में। पक्का समझ गए ना, ये 70,000 समझ लेना, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। जो मैंने यहाँ प्लस किए हैं वो उसने यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट फॉर्म में बना दिया मैंने। अब 70 में से ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड कितनी थी। इसने एक्चुअल गेन लॉस पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ क्या पूछा है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। तो एक्चुअल तो कितनी आई 70, एक्सपेक्टेड 22 आ रही है इसकी, अभी समझा देता हूँ कैसे आ रही है 22। एक्सपेक्टेड कितनी आ रही है 22, तो एक्चुअल थी 70, एक्सपेक्टेड है 22, तो एक्चुअल गेन कितने का बुक होगा 28, जो 70 माइनस 22। ठीक है, अब इसने 22 कैसे मानी है, ये मानता है कि कंपाउंडिंग क्या हो रही है एवरी 6 मंथ्स। एवरी 6 मंथ्स का मतलब क्या है, 100 रुपए यहाँ डालोगे ना तो 5% रिटर्न आती है। अगर कंपाउंडिंग एवरी 6 मंथ्स हो तो 100 रुपए 6 महीने बाद कितने हो जाएंगे 105। और फिर 105 का इंटरेस्ट मिलेगा, 105 का अगले 6 महीनों का कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 110.25। इस तरह से तुमने क्या निकाला हुआ है 10.25 निकाला हुआ है। तो ये इसकी एजम्पशन है, ये सर ठीक है, वो तो ठीक है, एजम्पशन है कि कंपाउंडिंग 6 महीने में हुई, 100 6 महीने के बाद 105 बना, फिर 105 पर क्या लिया वापस 5% लिया, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन 5 बनाया कैसे, आपने तो आंसर में से देख के बनाया, हम 5 कैसे बनाएंगे 10.25 का, वो मैं बता दूंगा, एक बार रुको। 2 लाख के ऊपर 10.25 ही हमने मानी थी, बस बीच वाले के ऊपर हमने क्या रिटर्न ली थी, जो बीच में हुआ है उसके ऊपर हमने क्या लिया था 30,000 इंटू 10.25% इंटू 6/12। तो वो एग्जैक्टली 5 नहीं आ रहा था, कुछ ज्यादा आएगा, 10.25 का आधा हो जाएगा। तो इसने क्या माना हुआ है 5। ये 5 कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ये कैसे कह रहा है कि 10.25 पता है कैसे आ रही है, कि कंपाउंडिंग कब हो रही है मिडल में। 5 मिनट में नहीं, सिर्फ 2 मिनट होल्ड कर लो, इसको भी समझा दूंगा। लेकिन इसके हिसाब से कितना आ रहा है 1500, और अपने हिसाब से कितना आ रहा था 1537.5, ये गलत नहीं है। ठीक है, अब बताओ एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद में मैं तुम्हें बताता हूँ। एक क्वेश्चन और कर लो, सिर्फ एक क्वेश्चन। सेम यही है, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट शुरू में कितने की है 1 लाख, 19,000 बेनिफिट पे किए, 49 और डाले, तो कितना हो गया 1 लाख प्लस 49,000 होने चाहिए, 19 पे कर दिए तो कितने रह गए 130 होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए 130, और लास्ट में कितना हो गया 150, तो एक्चुअल तो कितनी होगी 20,000। एक्चुअल तो सीधा सीधा हो गया कितना 20,000। अब कौन सी एक्सपेक्टेड, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन भी दे रहा है, उसके ऊपर लॉस कितना है वो भी दे रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वही 10.5 दे रखा है। तो ये ओपनिंग पर तो कितना ले लेता है 1 लाख का, और जो बीच में 30,000 हुए हैं उस पर फिर से कितना ले लेता है 5%, मानते हुए कि क्या है कंपाउंडिंग कब हुई है मिडल में। लेकिन मैं इस क्वेश्चन पे क्यों आया, इसमें लिखा हुआ है कि ये क्या है बिना कंपाउंडिंग के इफेक्ट के भी कर सकते हैं। पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया कि एज्यूम एनुअल कंपाउंडिंग, और बच्चों ने फिर भी किससे कर दिया 5 से, तो तब तो अपना ही आंसर सही था जो गलत था, जो हमने अलग से शीट पे बनाया था 1537.5, फिर 1537.5 जो आया था।
तब तो अपना ही सही था, जो साफ साफ लिख दिया था उसने कि कंपाउंडिंग कब मानो, एनुअली। अब ये 5% बनता कैसे है ये मुझे बताना है। 5, सर वो सब ठीक है, 5% बनाएंगे कैसे, ये फॉर्मूले से बनाना है, ठीक है। 1 प्लस रेट जो दी हुई है 10.5% दबाना है, मतलब डिवाइड को 100 कर दो, ठीक है। फिर क्या दबाना है, रूट। जिस ऑर्डर में मैंने बटन लिखे हैं ना उसी ऑर्डर में बटन दबाओ। 1 प्लस 10.25, उसके आगे परसेंटेज या डिवाइड, मतलब परसेंटेज ही दबाना, डिवाइड बाय 100 नहीं करना। क्या क्या बटन दबाने हैं, 1 प्लस 10.25, फिर क्या दबाना है, परसेंटेज, फिर क्या दबाना है, रूट, फिर क्या करना है, -1, फिर जो आएगा उसको क्या दबा देना है, 100। तो ये कितना आ जाएगा, 5%। तो अब एनुअल शुरू वाले पर तो कितना कर देना, पूरे साल का, और जो मिड में नेट कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है वो क्या कर देना, 5% इस रेट से कर देना। इस पर 10.25 ही करनी है, इस पर कितनी करनी है, 5। ठीक है सर, 10.25 था, वैसे याद हो गया आपको, और कोई रेट आ जाए तो है, अगर 8 हो तो क्या होता है, ऐसे करते। ठीक है, ये आ गई एक्सपेक्टेड। अब साथ में क्या पूछा हो, एक्चुरियल गेन पूछा हो तो क्या आएगा, 20,000 टोटल रिटर्न आई है, जिसमें से 11,750 एक्सपेक्टेड था, तो बाकी क्या है, एक्चुरियल। पक्का? अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से एंट्रीज लिखवाऊं इधर, तो इधर क्या लिखोगे आप, कितना कंट्रीब्यूशन डाला था, 49 क्या, और वापस कितना, 19,000 क्या कर लिया था, निकाल लिया था। और ये आ गई तुम्हारी एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो ये कोई कितनी आई है, 10। एक्सपेक्टेड रिटर्न अभी क्वेश्चन में करी थी 11,750, और एक्चुरियल गेन कितने का आ जाएगा, प्लान एसेट टू एक्चुरियल गेन, 20,000 की टोटल रिटर्न आई है, उसमें 11,750 एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब हमें दो छोटे से टॉपिक और करने। पास सर्विस कॉस्ट टू पीवीडीवीओ। पास सर्विस कॉस्ट क्या होता है, देखो दो चीजें होती है, एक तो एक्चुअली के एस्टिमेट चेंज होना, और दूसरा क्या है, प्लान को अमेंड कर देना। तुम मेरे अच्छे एम्प्लॉई हो, मैंने कहा कि मैं तुम्हें कितनी सैलरी दूंगा, लास्ट सैलरी का 1% दूंगा, और लास्ट सैलरी का 1% के हिसाब से हम खर्चा बुक कर रहे थे। अब मैंने क्या बोल दिया कि लास्ट सैलरी का 1.5% दूंगा, तो मेरा ऑब्लिगेशन यहां तक तो कितने पर पड़ा हुआ है, 1% पे। मेरा ऑब्लिगेशन यहाँ पर कितने पर पड़ा हुआ है, 1% पे, और मुझे करना कितना है उसको, 1.5 मुझे करना है। तो ये बढ़ेगा, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, पास सर्विस कॉस्ट टू पीवीडीवी। और लास्ट सैलरी का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता, प्लान पहले भी एक था और अब भी एक है, बट लास्ट सैलरी पहले क्या थी, ज्यादा थी, अब क्या है, पहले कम थी अब ज्यादा होगी। तो उस वजह से जो बढ़ाना था उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुरियल गेन और लॉस। हमारा एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया, तो वो क्या है, एक्चुरियल गेन और लॉस। बट हमारा एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं हुआ, लास्ट सैलरी पहले भी एक थी अब भी एक ही है, लेकिन पहले 1% देना था, अब कंपनी ने प्लान इंप्लॉय के फेवर में अमेंड कर दिया। तो जो एक्स्ट्रा इधर ऑब्लिगेशन की वैल्यू बढ़ाएंगे उसकी एंट्री क्या करेंगे, पीवीडीबीओ टू, प्लस सर्विस कॉस्ट टू पीवीडीबीओ। अब इसका एक पार्ट तो हाथों हाथ पी में डालना होता है, और एक पार्ट क्या करना होता है, ओवर द पीरियड। कौन सा पार्ट हाथों हाथ डालना होता है, नहीं एक्चुअल गेन लॉस नहीं, पास सर्विस कॉस्ट के ही दो पार्ट है। मान लो टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 100, तो 70 को तो इमीडिएटली क्या डालना होता है, पी एंडल में, और 30 को क्या करना होता है, ओवर द पीरियड। अब वो कौन सा है, 70 वो है, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि मैं एक का बजाय कितना करूंगा, 1.5%, एक की बजाय कितना करूंगा, 1.5, लेकिन दूंगा उनको ही जिनको कंपनी में जॉब करते हुए कितना टाइम हो गया, 7 साल से ज्यादा। किस दिन, रिटायरमेंट वाले दिन। तो यहां पर ही कुछ इंप्लॉय ऐसे होंगे जिनके 7 साल पहले ही पूरे हो गए होंगे, और कुछ इंप्लॉय ऐसे होंगे जिनके 4 साल ही हुए हैं लेकिन वो आगे कर देंगे। तो मैं खर्चा इसका भी बुक करूंगा और इसका भी, लेकिन इन 7 साल वालों का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आ रहा है वो 70 है, तो वो तो मैं क्या करूंगा, हाथों हाथ पी में डालूंगा। इसको क्या बोलते हैं, वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब ये तो अब आज भी रिटायर हो जाए तो भी इनको 1.5 के हिसाब से मिलेगा, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वेस्टेड। तो वेस्टेड वालों का तो इमीडिएटली क्या डालना है, पी में। और जिनको अभी 4 साल ही हुए हैं लेकिन आगे रिटायरमेंट तक होते होते 7 हो जाएंगे, तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, अनवेस्टेड बेनिफिट्स। तो अनवेस्टेड को पीएससी टू पीवीडीबी तो डालनी है, लेकिन ओवर द पीरियड आगे किस में डालना है, पी एंडल में। तो अब पीएससी क्या हो गया, डेबिट बैलेंस रह जाएगा हमारी बुक में। तो अब बैलेंस शीट में कैसे शो होगा ये, पीवीडीबीओ, जो डेबिट बैलेंस है वो पीएससी में से कम होकर आता है, और प्लान एसेट भी कहां से कम होकर के आती है, पीवीडी। ठीक है, लेकिन ये डेबिट बैलेंस अभी राइट ऑफ करना बाकी है, ये धीरे धीरे कहाँ खत्म हो जाएगा, पी एंडल में। और ये सारा का सारा किस में आता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। तो इसके ऊपर आपकी बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है, पीएससी के ऊपर। अब एक सेटलमेंट के ऊपर भी कुछ नहीं है। सेटलमेंट क्या होता है,
कि मैंने कैंसिल, मतलब अब उनको सेटल कर दिया। तुम्हें बोला था कि तुम लास्ट तक रुकोगे और मैं तुम्हें क्या दूंगा, लास्ट में पैसे दूंगा, लेकिन अब मेरा कंपनी के पास काम ही नहीं बचा, नैनो बंद कर दी मैंने। तो मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारा जो है वो तुम्हें जॉब से हटा रहे हैं, प्लस तुम्हारा क्या है, हमने तुम्हें बोला था कि तुम लास्ट तक रुकोगे तो इतने रुपए देंगे, लेकिन उसकी अगेंस्ट जो सैलरी दे रहे हैं वो दे ही रहे हैं, उसके अलावा इस ऑब्लिगेशन का जो देना है वो इतना और दे रहे हैं। तो वो आपका और मेरा सेटलमेंट होगा। आपको थोड़ी समझ में आता है इसका पीवीडीपीओ कितने पर है, तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू पर निकाली। मैं तुम्हें बोला था रिटायर हो गए लास्ट तक तो 30 लाख देंगे, अब हम बीच में आपको छोड़ रहे हैं। तो आपने बोला ये तो गलत बात है, इतने साल हम इसीलिए तो काम कर रहे थे कि लास्ट में 30 मिलेंगे। तो मैं कहा अभी लास्ट तो आया नहीं है, बात कर लो और 10 लाख ले लो। आपने कहा नहीं नहीं कम दे रहे हो, 12 करो। ऐसे करके हमारा सेटलमेंट हो गया 11 पे। लेकिन मेरे पीवीडीबीओ तो और ही वैल्यू पे खड़ा है ना, वो तो प्रेजेंट वैल्यू औरों के हिसाब से, तो उसका डिफरेंस भी कहाँ चला जाएगा, पी एंड एल। और कर्टेलमेंट क्या होता है इसका ऊपर हमारे पास क्वेश्चन ही है। अभी हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 8th। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 8th। इलिस्ट्रेशन नंबर 8th है। अब देखो ये काफी बड़ा है, कहानियां बहुत लंबी लिखी है, काम काम की बात करूंगा। रॉकस्टार ने एक बिजनेस सेगमेंट क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू। तो अब आगे के कोई फायदे उनको नहीं मिलेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट का मतलब हम पैसे नहीं दे रहे लेकिन आगे के नहीं देंगे, आगे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बोला है कि आप जॉब नहीं छोड़ रहे हो, आपको जॉब में रखा जाएगा। आपको पहले क्या बोला था, यहां पर जितना काम करोगे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, तो यहां तक आपके कितने होते हैं, 10 साल होते हैं। तो मैं 10 के हिसाब से दूंगा, लेकिन अब मैंने यहाँ पर वो डिवीजन बंद कर दी, तुम्हें मैं किसी और डिवीजन में ले लूंगा। तुम्हें मैं किस में ले लूंगा, किसी और डिवीजन में। तो तुम्हारे को यहाँ भी सैलरी मिल रही थी, यहाँ भी मिल रही थी, लेकिन अब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं बढ़ेंगे, लास्ट में आपके कितने रहेंगे, इतने ही रहेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट मतलब तुम्हारे बेनिफिट कट गए, सेटल नहीं किया। एक तो होता है जॉब से हटा दिया, वो क्या होता है, सेटलमेंट। सैलरी मिलेगी, आगे भी मिलेगी, पहले भी मिलेगी, बस ये जो लास्ट नंबर ऑफ ईयर्स क्या थे, अब इसके बाद के मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि हमारी नैनो डिवीजन बंद हो गई है। तुम्हें जॉब से नहीं हटा रहे हैं, लेकिन क्या है, इसके बेनिफिट्स अब और नहीं बढ़ेंगे। तो इसकी कर्टेलमेंट की वजह से आपका ग्रॉस ऑब्लिगेशन की अमाउंट अलग अलग रीजन से कम होगी, क्योंकि पहले एक्चुअल एजम्पशन अलग थी, लास्ट सैलरी अलग थी। अब देखो पहले मैंने ये कितना किया था, इनटू मैंने तो 10 से मल्टीप्लाई करके एक्सपेंस किया था। अब मुझे जब भी रिटायर हो गए तो आज के बाद के तो बेनिफिट बढ़ेंगे ही नहीं, 5 के हिसाब से ही करने। तो पीवीडीपीओ की वैल्यू पक्का पक्का क्या होगी, कम। पैसा नहीं दे रहा हूं, सेटलमेंट क्या होता है, जॉब छोड़ो और ये क्या कर लो, इसके अगेंस्ट जो बचा हुआ है वो ले जाओ और सेटल करो। कर्टेलमेंट का मतलब आगे के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, बेनिफिट आपको यही मिलेंगे, लेकिन आगे की सर्विस का एक्स्ट्रा फायदा नहीं होगा। तो अब आपके पीवीडीपीओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कह रहा है इसकी वजह से पीवीडीपीओ की वैल्यू कितनी होगी, पहले कितनी थी 6000, जो कितनी कम हो जाएगी, 600, 10% कम हो जाएगी। और पास सर्विस कॉस्ट पड़ी हुई है आपके पास, अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट कौन सी हो सकती है, पास सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट तो हाथों हाथी कहाँ जाती है, पीएनएल में। तो वो भी आपके डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है 180 का, और वो भी अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट कितने की है, 180। वो भी क्या हो जाएगी, इससे रिलेटेड थी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो भी क्या हो जाएगी, कम। इससे रिलेटेड पास सर्विस कॉस्ट कितनी है, देखो मेरे पास नैनो भी है और में भी एम्प्लॉय है, हर डिवीजन में एम्प्लॉय है, उन सबका कितना है, 6000। और सारों का पास सर्विस कॉस्ट कितना है, 180। अब नैनो बंद होने की वजह से मैंने इस प्लान को क्या कर दिया, कर्टेल की, आगे से आपको फायदा नहीं होगा। तो पीवीडीपीओ भी कम हो गया और इससे रिलेटेड पास सर्विस कॉस्ट भी 10% क्या हो गया, कम। तो मैं एंट्री क्या डालूं, पीवीडीपीओ कितने से कम कर दूं, 600 से। पास सर्विस कॉस्ट कितने से कम कर दूं, 18 से। बाकी कहाँ चला जाएगा, पी एंड एल। तो ये इसने कहा 600 ये कम कर दो, 18 ये कम कर दो, तो नेट 582। ऐसे चार्ट बना देना। और नई वैल्यू कितनी आएगी, वो 6000 था जो कितना हो गया, 5400। पास सर्विस कॉस्ट 180 थी जो कम होगी। और फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट है, प्लान एसेट कब बिकती, जब सेटल होगा, पैसे देता। तो ये तो बेचा ही नहीं है मैंने, तो ये एज इट इज है, तो वो एसेट साइड में से कम होगी 5100, और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में इतने की आ जाएगी। अब बच्चों 4 तरह के थे ना, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट हो गए और कौन से हो गए, शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म में कुछ अलग से सिखाना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, तुम मेरे साथ 5 साल टिक जाओ, लोग छोड़ के चले जाते हैं, गलत बात है ना। तो मेरे साथ 5 साल टिक जाओ, मैं आपको कितने रुपए दे दूंगा, 10 लाख। जॉब नहीं छोड़नी, 5 साल रुक जाओ तो जो सैलरी मिल रही है वो तो मिलती रहेगी, 10 लाख एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 5 साल रुक जाओ, मैं आपको 5 साल बाद एक फॉरेन ट्रिप करा दूंगा आपकी और आपकी फैमिली को। 5 साल रुक जाओ, मैं आपको एक कार दे दूंगा, कुछ भी दूंगा 5 साल के बाद। 10 लाख रुपए क्या है,
मतलब उसका कॉस्ट है कार की, फॉरेन ट्रिप की, या जो भी है, ठीक है। तो आपको सैलरी मिलती रह रही है, लेकिन अब आपको ये भी लालच दिखेगा कि 5 साल बाद 10 लाख मिलेंगे, या कोई भी अमाउंट है। तो अब मैं उसकी अकाउंटिंग वैसे ही करूंगा। ये 5 सालों का खर्चा कितना है, 2-2 लाख, इसकी क्या निकालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू। तो लॉन्ग टर्म की सेम अकाउंटिंग किसके जैसी है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट की पीयूसीएम मेथड, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड्स। पक्का, डिट्टो डिट्टो सेम अकाउंटिंग है, कोई चेंज ही नहीं है। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, आप छोड़ो और यहाँ से रवाना हो जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। तो मैं कहा कि यहाँ से जाओ, तो अब मैं आपको छोड़ने के लिए पैसे दे रहा हूं, तो अब मैं तो 10 बार सोचता हूं कि मैं, मतलब टर्मिनेशन कब होता है, जब हम कोई प्रोजेक्ट क्या कर रहे होते हैं, बंद। तो आज मैं सोचता हूँ 11th-12th बंद कर दूं, सीए बंद कर दूं, या खाली 11th-12th पे फोकस करूं, या 11th-12th बंद कर दूं, खाली सीए पे फोकस करूं, या इंटर बंद कर दूं, फाइनल पे फोकस करूं। तो ऐसे सोचने से नहीं होता। कब होता है, जब आपको क्या है, फॉर्मल प्लान आपने बना लिया है कि अब आप उसको छोड़ोगे, क्योंकि बंद करेंगे तभी तो उसको निकालेंगे। ऐसे डेली सोचते रहते हैं इसको छोड़ दें, लेकिन निकलवाते नहीं है। क्यों नहीं निकालते, क्योंकि जरूरत पड़ेगी, अब ऐसे इसको हटाने का मतलब नहीं है। तो एक तो डिटेल फॉर्मल प्लान हो, तब अकाउंटिंग करनी है, और रिलायबल एस्टिमेट किया जा सके कि अब इसको कितना देना है। अब इसके दो, इसको या तो शॉर्ट टर्म में डाल देना या लॉन्ग टर्म में। अगर मैंने इसको निकालना है और इसको 5 लाख रुपए का कंपनसेशन देना है 12 महीनों के अंदर अंदर, तो क्या होगा, अनडिस्काउंटेड बेसिस पे हो जाएगा। और अगर क्या है 1 साल के बाद देना है, तब क्या होगा, और ये जाएगा पीएनएल में। पक्का। लेकिन 1 साल के बाद देना है तो फिर वो डिस्काउंट रेट करके। जैसे अब मुझे मान लो टाटा नैनो बंद करनी है, और इसके लिए मेरे को क्या है, कुछ एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमने बंद करने का प्रोविजन बनाना है, मतलब जो भी टर्मिनेशन प्रोविजन बनाना है इस दिन। डिटेल फॉर्मल प्लान है आज मेरे पास, और क्या है, अमाउंट एस्टिमेट है। लेकिन मैंने इसको बोला कि तुम 10 लाख रुपए दे देंगे इस टर्मिनेशन की वजह से, यहाँ की सैलरी मिलती रहेगी 3 साल की, लेकिन 10 लाख रुपए तुम्हें 3 साल बाद देंगे। और क्यों मैं 3 साल तक रोके रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब नैनो बंद कर दी तो क्या, नई नैनो नहीं बनाएंगे, लेकिन मार्केट में उन जो ऑलरेडी बिकी हुई नैनो है उनके क्या आते रहेंगे, पार्ट्स की क्लेम आती रहेगी। और अगर कंपनी नैनो बंद कर दे और पार्ट्स देना बंद कर दे, अवेलेबल करना बंद कर दे, तो टाटा के दूसरे मॉडल भी नहीं बिकेंगे। तो इसलिए 3 महीने मुझे फैक्ट्री चलानी है, ठीक है। लेकिन अब उतना एम्प्लॉय नहीं चाहिए जितने क्या है पहले से। तो 5, मतलब कुछ को तो मैंने बोला अभी निकल जाओ और पैसे ले लो, कि इधर इधर निकल जाना और पैसे लेना। तो यहाँ मैं उसका प्रोविजन बनाऊंगा अनडिस्काउंटेड बेसिस पे। लेकिन कुछ जरूरी है कि 3 साल रखने हैं, तो उनका यहाँ प्रोविजन बनाऊंगा डिस्काउंटिंग बेसिस पे। 10 लाख की पी भी इंटरेस्ट लगा लगा के यहाँ कर दूंगा। तो ये सारा किसके बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में। ये सारा किसके बारे में था बच्चों, मैंने लॉन्ग टर्म बोल दिया, टर्मिनेशन के बारे में। अब 2-3 थ्योरी के क्वेश्चन है, ये कर लो। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड इन एस 15? क्या फॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप चाहिए या नहीं, नहीं चाहिए। फॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब पर लगेगा। कोई फॉर्मल का मतलब रिटर्न में एग्रीमेंट हो, तू मेरा एम्प्लॉई है, ये हमारे पास जितना भी स्टाफ है किसी के साथ मेरा रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आउटसोर्सिंग का मतलब, तुम, मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम यहाँ आके मतलब तुम मुझे नोट्स बनाने हैं, तुम यहाँ आके क्या लिखोगे, नोट्स लिखोगे, इतने बजे आओगे इतने बजे जाओगे, तो ये आउटसोर्सिंग नहीं है। मैं घर पे बनाऊँ, सुबह बनाऊँ, शाम को बनाऊँ, कब मर्जी बनाऊँ, मुझे नोट्स चाहिए, इतने पैसे मिल जाएंगे, तब ये क्या है, आउटसोर्सिंग। तब तुम मेरे लिए क्या नहीं हो, एम्प्लॉई। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मतलब सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट, कि तुम यहाँ आओगे और मेरे साथ क्या रहोगे, मैं आपको कंट्रोल करूंगा। और रिलेशनशिप होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में, तो मैं जो भी ऑर्डर दूंगा आप क्या हो, ओब्लाइज टू ओबे हो। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब मुझे सर्विस मिल जानी चाहिए, तुम मेरे ऑर्डर मत करो। जैसे इसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस, प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस। उसके बाद में क्या हो रहा है, वेदर एन एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू, इनफॉर्मल प्रैक्टिस वाले। इनफॉर्मल प्रैक्टिस का मतलब क्या था, कंस्ट्रक्टिव बताया था। लेकिन अब इनफॉर्मल प्रैक्टिस का ऐसे देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न है उसका, कि कंटिन्यूअसली हम ग्रांट कर रहे हैं नहीं एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज में एक्सपेक्टेशन कितनी होगी, और हमारे रिलेशनशिप पर क्या फर्क पड़ेगा अगर मैंने उसको क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो ये 3 बातें लिख देना। हिस्टोरिकल पैटर्न को ध्यान रखेंगे, एक्सपेक्टेशन कितनी क्रिएट हुई है, और हमारी रिलेशनशिप पर क्या होगा अगर विड्रॉ कर लिया। तो अगर ये रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, वो छोड़ देगा, तब तो क्या है, इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और अगर ऐसे ही है कि कोई हिस्टोरिकल पैटर्न ही नहीं है, कभी बोनस दे देते हैं कभी नहीं देते हैं, तो फिर क्या है, शायद ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं है, और इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस का नहीं देना। तो ये कह रहे हैं जजमेंट देखना पड़ेगा, और क्या है, कि ऑब्लिगेशन राइज हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरह से देखना है। तो ये कह रहे हैं प्रैक्टिस अगर क्या है, कंसिस्टेंट है और क्लियरली बता रहा है कि इसमें एक पैटर्न है, तब क्या होगा, ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट है और इसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। और कोई पैटर्न सेट नहीं किया, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द बेनिफिट्स। तो ये लैंग्वेज याद कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, बाय बाय।